Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Paradise College in class of English and first year. Students, as you know that we have started the second chapter Clearing in the Sky. उसका हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है ट्रांसलेशन का, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लियरिंग इन द स्काई का दूसरा पेज. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 2 है ये किसका, क्लियरिंग इन द स्काई का सेकंड स्टोरी का सेकंड पेज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एट द वेरी स्टार्ट. सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर बुक्स. इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या यही है वो जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? क्या बात हो रही थी? अक्टूबर विंड्स की बात हो रही थी, रैबिट्स की बात हो रही थी. वो सारे पास्ट डेज मेमोराइज करवा रहा था उसका बाप उसको. तो कहता है ये जो सारी आप मुझे बातें बता रहे हैं, क्या यही है वो जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? ओ नो नो, ओ नहीं नहीं, ही सेड, उसने कहा. एज ही बिगेन टू क्लाइंब, जैसे ही वो चढ़ने लगा. द सेकंड ब्लफ, जैसे ही वो अबूर करने लगा, दूसरी चट्टान, दैट, जो के लिफ्टेड अब्रप्टली, अचानक से ऊपर उठती थी. फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, हमवार सतह से अचानक आसमान की तरफ, मतलब बुलंदी पर. अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं. उसने दूसरी चट्टान अबूर करते हुए कहा, वो चट्टान जो कि अचानक हमवार सतह से ऊपर आसमान की बुलंदी की तरफ उठती थी या जाती थी, बुलंदी की तरफ जाती थी. ओ नो नो, ओ नहीं नहीं. यहाँ पे दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. ये हम लोगों ने प्रोनाउंस की टाइप में पढ़ा था. व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? अब्रप्टली का मतलब है यहाँ पे सडनली, इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली. ब्लफ मीन क्लिफ, रिच, और फ्लैट मीन लेवल्ड, प्लेन. कहता है कि दूसरी चट्टान अबूर करते हुए उसने कहा, वो चट्टान जो अचानक से हमवार सतह से ऊपर को उठती थी. द पाइन स्नोबर्ड ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पे, अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड एज इफ, ऐसे दिखाई देते थे गोया के. द फिंगर्स, सिरे, ऑफ देयर लॉन्ग बोस, उनकी लंबी शाखों के, वर फॉन्डलिंग, अटकेलियाँ कर रहे हों, द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद रंग के बादल के मादे के साथ. इसकी अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं. हमारे ऊपर पहाड़ियों की चोटी पे स्नोबर के दरख्त ऐसे दिखाई दे रहे थे गोया के उनकी लंबी शाखों के सिरे सफ़ेद बादल के मादे के साथ अटकेलियाँ कर रहे हों. फॉन्डलिंग मीन केरसिंग, टचिंग, स्ट्रोकिंग, एज इफ यहाँ पे बच्चों यूज़ हुआ है. एज इफ किसके लिए यूज़ होता है? इम्पॉसिबिलिटी के लिए, इम्पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए. इसके अलावा इमेजिन करने के लिए, कोई चीज़ फर्ज करने के लिए. इसका मतलब है गोया के, कोई भी चीज़ इमेजिन करने के लिए, फर्ज करने के लिए ये यूज़ होता है. एज इफ, गोया के, जैसे वो रियल में उसकी शाखों की उंगलियां, फिंगर्स मीन उनके आखिरी सिरे. कहता है कि वो ऐसे लग रहा था जैसे सफ़ेद बादल के साथ अटकेलियाँ कर रहे हों. यहाँ पे वो जस्ट इमेजिन कर रहा है, फर्ज कर रहा है. वॉट एवर, जो कुछ भी, माई फादर, मेरा बाप, वांटेड, चाहता था, मी टू सी, के मैं देखूँ. एक क्लॉज यहाँ तक कंप्लीट है. वांटेड के बाद टू सी इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, तो मी को हम इन्फिनेटिव के साथ मिला के पढ़ेंगे. यहाँ पे मी टू सी, के मैं देखूँ. जो कुछ भी मेरा बाप चाहता था कि मैं देखूं, वाज वो था ऑन द
फार्म। वो मेरी खेत के सबसे ऊपर वाले हिस्से की चोटी पे था, मुकाम पे था। जो कुछ भी मेरा बाप चाहता था कि मैं देखूं, अब हम प्रेडिकेट के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वो मेरी खेत के सबसे ऊपर वाले मुकाम पर था। एंड और विद द एक्सेप्शन और स्वाय ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के सिवा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस मुकाम पर कई दफ़ा आ चुका था। एक्सेप्शन मतलब एक्सक्लूजन, स्वाय स्वाइप, पिछले 3 सालों के सिवा मैं यहाँ पे कई दफ़ा आ चुका था। मैनी के साथ प्लूरल फॉर्म्स का यूज होता है। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने गैर मामूली चीज़ कोई भी नहीं देखी थी। upon दिस हाई पॉइंट ऑफ रगड लैंड, मैंने इस ना हमवार ज़मीन पर कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं देखी थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पर रगड़ का मतलब है रफ। रॉक्स वाली प्लेस। और मैंने इस नाहमवार ज़मीन पर कुछ भी गैर मामूली नहीं देखा था। आई हैड सीन द ब्यूटी, मैं देख चुका था खूबसूरती ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत सारे जंगली फूलों की। एक ऑब्जेक्ट हमारा, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, बहुत सारी रॉक क्लिफ्स, चट्टाने, एंड मैनी स्पीशीज, और बहुत सारी किस्में ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, नरम और सख्त लकड़ी की बहुत सारी किस्म। कहता है मैं बहुत सारे जंगली फूल, चट्टाने और कई अक़साम नरम और सख्त लकड़ी की खूबसूरती देख चुका था। इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं बहुत सारे जंगली फूलों की, चट्टानों की और नरम और सख्त लकड़ी की अक़साम की खूबसूरती देख चुका था। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। पहले रिपोर्टिंग की, आई आस्क्ड मैंने पूछा। वाई डू यू टेक, आप क्यों लेते हैं, द पाथ रास्ता, स्ट्रेट सीधा, अप द पॉइंट, आप मुकाम पर जाने के लिए सीधा रास्ता क्यों चुनते हैं। लुक एट दीज अदर पाथ्स, दूसरे रास्तों की तरफ देखें। व्हाट आर दे डूइंग हेयर, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बहुत सारे रास्ते। विद इन द डिस्टेंस, विद इन यहाँ पे लिमिट को शो करता है कि अंदर अंदर, जितना डिस्टेंस बताया गया हो उसकी लिमिट को शो करता है कि उसके अंदर रहकर। ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज़ों की हदूद के अंदर, कुछ गज़ के फासले के अंदर अंदर। सेवरल पाथ्स, बहुत सारे रास्ते। लेफ्ट छोड़ते थे, द मेन पाथ छोड़ते थे मरकज़ी रास्ते को, एंड सर्कल्ड और दायरा बनाते थे अराउंड द स्लोप, चट्टान के इर्द गिर्द। ग्रेजुअली बदतरीज क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ी पर चढ़ते हुए। क्लाइंबिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, चढ़ते हुए। अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कुछ गज़ों के फासले के अंदर अंदर बहुत सारे रास्ते मरकजी रास्ते से जुदा होते थे और बदतरीज पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए वो चट्टान के इर्द गिर्द दायरा बना रहे थे। इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, फिर से देखें। कुछ गज़ों के फासले के अंदर अंदर, सेवरल पाथ्स, बहुत सारे रास्ते, कई रास्ते मरकजी रास्ते से जुदा होकर बदतरीज पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए चट्टान के इर्द गिर्द दायरा बनाते थे। लाइक माउंटेन है, तो रास्ते कैसे थे कि इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे थे, दायरे की शक्ल में सर्कल करते करते ऊपर जा रहे थे। मतलब कि वहाँ पे जो मरकजी रास्ता था जो बिल्कुल ऐसे ऊपर को जा रहा था, उस रास्ते के अलावा और भी बहुत सारे रास्ते थे और कुछ रास्ते सर्कल करते हुए पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे। ग्रेजुअली मतलब स्लोली,
सेवरल डिफरेंट सेवरल बच्चों यहाँ पे क्या है, सेवरल प्लूरल क्वांटिफायर है। सेवरल जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ये क्या है, ये प्लूरल क्वांटिफायर है। ये प्लूरल के को शो करता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होती है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और साथ में प्लूरल फॉर्म बनाता है। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, ये यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, कौन सी, प्रेजेंट की। ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तो फिर आप अमूदी रास्ता ही क्यों अख्तियार करते हैं, स्टीप वन। वन यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, सिंगल के लिए वन यूज होता है और प्लूरल के लिए वंस, मतलब कोई एक, वन हो तो कोई एक, वंस वो सारे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। स्टीप मतलब वर्टिकल, I'll explain later, मैं बाद में वजाहत करूंगा। He spoke with half breaths, उसका सांस फूला हुआ था जब उसने कहा। He rested a minute, he rested, आराम के लिए रुका, a minute, एक मिनट के लिए आराम किया उसने। To catch his second wind, अपनी सांस बहाल करने के लिए। Catch his second wind यहाँ पे idiomatic phrase है। ये इडियम का मीनिंग दे रही है। कैच हिज सेकंड विंड मतलब सांस बहाल करना। सांस बहाल करने के लिए वो उसने एक मिनट आराम किया। वाइल जबकि आई मैनेज्ड, मैंने एहतमाम किया, टू स्टैंड खड़े होने का, ऑन द पाथ रास्ते पे, बाय होल्डिंग पकड़कर, टू अ लिटिल सैपलिंग एक छोटे से नौमरूद पौधे को। पहले इतने इतने की ट्रांसलेशन कर लेते हैं इन क्लॉज की। पहला क्लॉज कहाँ पे खत्म होता है, सेकंड विंड पे। वो अपनी सांस बहाल करने के लिए एक मिनट रुका। वाइल जबकि मैंने उस रास्ते पे एक पौधे को, छोटे नौमरूद पौधे को पकड़कर खड़े होने का, रास्ते में खड़े होने का एहतमाम किया। वाइल यहाँ पे ऑपोजिशन के लिए यूज हुआ है। ऑपोजिशन के लिए, ऑपोजिशन कैसी कि उसका जो बाप है वो एक मिनट के लिए रुका रेस्ट करने के लिए, लेकिन जो बेटा था कहता मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे रुका, मैंने वहाँ पे रुकने का एहतमाम किया। तो वाइल यहाँ पे दोनों के ऑपोजिशन को शो कर रहा है कि बाप रेस्ट करने के लिए रुका है और वो खुद को खड़ा करने के लिए वहाँ पे क्या कर रहा है, पौधे को पकड़ के एहतमाम कर रहा है रुकने का। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा थी, रास्ता बहुत अमूदी था। फॉर माई फीट, मेरे पैरों के लिए, टू होल्ड, वहाँ पे रुकना। अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, यहाँ तक कि मैं खुद को सहारा ना देता, क्योंकि वो जगह बहुत अमूदी थी कि मेरे पैर वहाँ जम सकते, यहाँ तक कि मैं खुद को सहारा दिया। अनलेस ब्रेस्ड कंट्रोल सपोर्ट, अनलेस बच्चों यहाँ पे अनलेस वर्ड का यूज हुआ है। ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अनलेस, अनलेस और अंटिल। अंटिल क्या करती है, टाइम को शो करती है, और अनलेस प्लेस को एडवर्ब ऑफ टाइम बनाते हैं। ये उस टाइम, अनलेस यहाँ तक के कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। अनलेस जो वर्ड है वो क्या करता है बच्चों, कंडीशन बनाता है, यहाँ तक के मैंने खुद को सहारा ना देता तो मेरे पैर वहाँ पे ना जमते, तो ये कंडीशन दे रहा है। अनलेस क्या करता है, कंडीशनल सेंटेंस बनाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ता है और एक कंडीशन जो है वो पैदा करता है। अंटिल टाइम को शो करता है और एडवर्ब ऑफ टाइम बनाता है। Then my father started to move, फिर मेरे बाप ने शुरू किया to move, चलना, slowly, आस्ता से,
अप द पाथ अगेन, रास्ते पे दोबारा। फिर मेरे बाप ने आहिस्ता से रास्ते पे दोबारा चलना शुरू किया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, सहारा देते हुए, विद हिज कैन, अपनी बैग की छड़ी के साथ। सपोर्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अपनी बैग की छड़ी के साथ खुद को सहारा देते हुए मेरे बाप ने रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता चलना दोबारा शुरू किया। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ कदम की दूरी पे उसके सामने। अ फॉक्स स्क्विरल, एक फॉक्स गिलहरी थी। क्रॉस द पाथ, जिसने रास्ता काटा। एंड रेन अप अ हिकोरी ट्री, और हिकरी के दरख्त के ऊपर भाग गई। कुछ कदम की दूरी पे उनके सामने एक फॉक्स गिलहरी ने रास्ता काटा और हिकरी के दरख्त के ऊपर भाग गई। हिकरी अमेरिकी अखरोट बोलते हैं इनको। फॉक्स स्क्विरल गिलहरियों की एक टाइप। सी दैट जेस, ही शouted, वो चिल्लाया, देखो इसको जेस। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे माजी की याद दिलाता है। ब्रिंग्स लेके जाता है, बैक पीछे, समथिंग टू मी, मुझे ये कुछ माजी की याद दिलाता है। ही सेड, उसने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, पीछे लेके जाता है या याद करवाता है वो पुराने दिन। टू सी अ फॉक्स स्क्विरल, फॉक्स गिलहरी को देखना मुझे कुछ याद दिलाता है। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज, लेकिन ये उतना याद नहीं दिलाता जितना कि समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, वो याद दिलाता है। क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि ये सारी चीज़ें देखकर, ये गिलहरी देखकर मुझे पास्ट डेज की याद आती है, मुझे पास्ट माजी याद आता है, लेकिन ये फॉक्स गिलहरी मुझे इतना याद नहीं करवाती जितना कि वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये फ्यूचर में आ जाता है कि अभी मैं दिखाने लगा हूँ। आई एम अबाउट टू शो, और आई एम गोइंग टू शो, ये दोनों फ्यूचर के टेंस में यूज होते हैं। ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन का। अभी जो एक्शन आपने करना है आप उसकी इंफॉर्मेशन देते हो। लाइक आई एम गोइंग टू शो माई न्यू ड्रेस, अभी मैंने न्यू ड्रेस दिखाया नहीं है लेकिन मैं दिखाने के बिल्कुल करीब हूँ। आई एम अबाउट टू शो न्यू ड्रेस, तो इसमें जस्ट टाइम का, नियरनेस का फर्क आता है। अबाउट टू शो मतलब थोड़ा सा नियर टाइम, थोड़ा ही टाइम बाकी है, और इसका लेस नियर बिल्कुल ही पास है। मतलब अबाउट टू शो का मतलब है कि कुछ थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन गोइंग टू शो मतलब अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें जस्ट नियरनेस का फर्क है, और ये दोनों फ्यूचर के टेंस में यूज होते हैं। ये उस एक्शन के लिए यूज होते हैं जो अभी आपने किया नहीं, बस करने ही वाले हैं। माई क्यूरियोसिटी, मेरा तजस्सुस, वाज अराउज्ड, बढ़ गया। मेरी दिलचस्पी है, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। क्यूरियोसिटी मतलब कीननेस, इंटरेस्ट। क्यूरियोसिटी, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड, उसको मिल गया है। अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, नई किस्म की जंगली घास मिल गई है। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या फिर अनफेमिलियर, अनोखी जड़ी बूटी। अनफेमिलियर मतलब अननोन, जो कभी किसी ने देखी ना हो, अनोखी सी, जिसका कोई नाम वगैरह ना पता हो। स्ट्रेंज, कोई अनोखी जड़ी बूटी मिल गई हो। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, नई किस्म का कोई दरख्त। मैंने सोचा कि इनको कोई जंगली घास, कोई अनोखी जड़ी बूटी या नई किस्म का दरख्त मिल गया होगा। फार आई रिमेंबर्ड, क्योंकि मुझे याद है, एट द टाइम, वो वक्त, ही हैड फाउंड, जब उनको मिला था। अ कॉफी ट्री, या उन्होंने खोजा था कॉफी का एक दरख्त। इन आर वुड्स, हमारे जंगलों में, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्होंने हमारे जंगलों में कॉफी का एक दरख्त खोजा था, या कॉफी के दरख्त की खोज लगाई थी। इट इज, ये था, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म
उनका एक ही ग्रोइंग इन आवर कंट्री जो हमारे मुल्क में पाया जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसकी सिर्फ एक ही किस्म हमारे मुल्क में पाई जाती है। एज फार एज यहाँ पे इंटरप्शन के लिए यूज हुआ है, इट इज के बाद भी कोमा और आई नो के बाद भी कोमा। अगर तो ये सेंटेंस ऐसे होता, इट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन द कंट्री, इन आवर कंट्री, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का होता। एज फार एज आई नो यहाँ पे इंटरप्शन के लिए यूज हुआ है, जहां तक कि मैं जानता हूँ। इट इज जो है वो पार्ट है किसका, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इस सेंटेंस का। एज फार एज आई नो एक अलग सेंटेंस है जो बीच में इंटरप्शन के लिए यूज हुआ है। इसके लिए इट इज के बाद भी कोमा यूज हुआ है और आई नो के बाद भी कोमा यूज हुआ है, इसको डिफरेंट करने के लिए जो रियल सेंटेंस है उससे। स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमम सेकंड जो पेज है उसका सिर्फ एक लास्ट पैराग्राफ रह गया है जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने जो पैरास पढ़े हैं, देखते हैं उनमें से क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, बेटा क्या वहां पे पहले आ चुका था? यस। एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years the son visited many times there with his father, with his family. क्योंकि क्या था वो पॉइंट जो था वो क्या था, देयर फील्ड्स, उनकी खेतें थी वहां पे। जी बच्चों, तो लास्ट 3 साल के सवा वहां पे जो बेटा है वो कई बार, जो राइटर है हमारा, वो कई बार वहां पे जाता था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो उनकी खेतें थी वहां पे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।